नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आप सभी को पता ही है, हमारे व्याकरण का खंड चल रहा है और व्याकरण में हमने इससे पहले आपके समास पढ़े थे और वो समास हमारे कंप्लीट भी हो गए थे। लगभग सारे समास हमने कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर किसी भी समास में कोई दिक्कत है, परेशानी है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। और अभी भी मैं आपको इस चीज को रिवाइज करती हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पाठ में कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। और आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संधि। तो संधि का अर्थ होता है मेल। तो जब दो ध्वनियों का मेल कराया जाता है और वो एक नया रूप धारण कर लेती है, इसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि अर्थात ध्वनियों का मेल। जैसे सूर्य धन उदय, क्या बनेगा? सूर्य उदय। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ ध्वनियों को पढ़ने वाले हैं और इनके बहुत भेदों को भी हम पढ़ने वाले हैं। और संधि जो है ये हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप कॉपी पेन पेंसिल साथ में लेकर बैठिए। केवल सुनने से समझने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ के साथ बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ऐसे आपको लिखना भी है। और लिखने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी साथ साथ लिखने हैं ताकि आपको सारी चीजें जो है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो क्लियर होती जाए। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, संधि जो है वो अभी ही नहीं, आप आगे भी बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे, हायर क्लासेस में, या फिर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर देते हैं तो अगर हिंदी का उसमें एग्जाम होता है तो हिंदी व्याकरण से जो आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे कि वाच्य, समास, संधि, अलंकार या फिर विलोम शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हैं ये हमेशा आपके हिंदी व्याकरण का हिंदी जो आपका भाग है परीक्षा में, उसका हमेशा ही पार्ट रही है और हमेशा ही ये आपके एग्जाम में आती है। तो समझने के साथ, पढ़ने के साथ साथ समझना भी है और लिखना भी है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हिंदी व्याकरण में संधि जो है उसकी क्या परिभाषा है, तो आप अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण करती हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्योदय। यहाँ पर सूर्य की अंतिम ध्वनि सूर्य अ तथा उदय की प्रारंभिक ध्वनि उ, सूर्य धन उदय। तो इसमें सूर्य की जो अंतिम ध्वनि है और उदय की जो प्रारंभिक ध्वनि है उनको पास लाकर एक नया रूप ओ बनाती है। संधि जो है आपके हिंदी व्याकरण का थोड़ा सा टफ पार्ट भी आपको लग सकता है, आपको लगेगा कि ये तो थोड़ा सा कठिन है पढ़ने में, लेकिन जब आप इसको अच्छे से उदाहरणों के साथ जब आप इसको समझना शुरू कर देते हैं तो ये आपको इजी लगता है, आसान लगता है पढ़ने में और लिखने में और सॉल्व करने में। तो अ को ऊ के साथ जब हम मिलाते हैं तो ये ओ बन जाता है। तो इस परिवर्तन या फिर विकार का नाम, इस परिवर्तन या विकार का नाम ही क्या है? संधि है। तो जैसे यहां पर कुछ और उदाहरण मैंने आपके लिए दिए हैं। रेखा धन अंकित, रेखांकित। ठीक है, रेखा अर्थात आ और औ,
ठीक है, आ और अ मिलकर ए बना, तो रेखा धन अंकित रेखांकित। रा का धन ईश, तो क्या बना राकेश। ई की मात्रा बनी आ धन ई, क्या बना ए राकेश। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से आगे समझने वाले हैं। लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति मिलकर क्या बनेगा लोकोक्ति। पा धन अन पवन, अति धन अंत अत्यंत। ठीक है, तो इस तरह हम बहुत सारे उदाहरण आगे भी पढ़ेंगे और उदाहरणों से ही हम इस पाठ को यानी कि संधि को समझेंगे। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं और आप भी साथ के साथ इसे कॉपी में बिल्कुल उतारते जाइए, लिखते जाइए, समझते भी रहिए। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं। निकटवर्ती अर्थात पास पास की जो ध्वनियां हैं वो आपस में मिलती है और एक नया रूप धारण कर लेती है, तब उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन उदय, तो यहाँ पर सूर्य आ रहा है अंत में और उदय का जो प्रारंभिक ध्वनि है उ, इन दोनों को हम पास पास लेकर आए और ओ शब्द बना, अर्थात सूर्योदय। इस विकार को या इस परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संधि के भेद। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं कि संधि को हम इसी के द्वारा समझ सकते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, तो अगर स्वर बोला है तो यहाँ पर हम तीनों को बिल्कुल अलग अलग पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो स्वर संधि, स्वर संधि में होता है कि जब हम दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वरों के मेल की बात की गई है, जैसे स्वर संधि यानी कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव धन आलय,
धन आलय, शिवालय, महा धन आत्मा, क्या बनेगा? महात्मा, नर धन ईश, क्या बनेगा? नरेश। तो यहां पर आप देख रहे हैं शिव धन आलय, तो यहां पर स्वरों का मेल हो रहा है, तो हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, स्वर संधि। तो जब स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में क्या होता है? जहां पर स्वरों के मेल से नया परिवर्तन आता है, नया विकार आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में पहले हम इसको लिखेंगे कि जब दो स्वरों के परस्पर मेल से, स्वरों के मेल से, इसीलिए इसका नाम स्वर संधि है। जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्योंकि स्वरों के परिवर्तन से या स्वरों के मेल से यहां पर परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए इसे स्वर संधि हम कहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे शिव धन आलय, तो क्या एग्जाम्पल लिखेंगे इसका? उदाहरण शिवालय। तो जो आ की मात्रा है वो हमने, जो ये आ शब्द है अर्थात जो आ स्वर है, इसको हमने व में लगाया तो शिवालय, ठीक है। इसी तरह महा धन आत्मा, तो क्या बना? महात्मा। इसी तरह नर धन ईश, क्या बनेगा? नरेश। ए की मात्रा बन गई। ये कैसे हुआ इसको हम बिल्कुल स्पष्ट करके पढ़ेंगे, इसके भेदों को जानकर। किसके भेदों को जानकर? स्वर संधि के भेदों को जानकर हम ये सारी चीजें आपको स्पष्ट कराएंगे कि ये प्रक्रिया किस तरह से होती है। एक और एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। एक धन एक, तो ए और ए मिलके क्या बना? आई की मात्रा, तो बनेगा ए कैक, ठीक है। तो इस तरह हम स्वर संधि को समझेंगे कि जब दो स्वरों का परस्पर मेल होता है या से जो परिवर्तन होता है, जब दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद
होते हैं। इसको हम किस प्रकार से समझेंगे कि ये जो प्रक्रिया हुई है नए शब्द बनने की, एक नए परिवर्तन की, ये कैसे संभव हुआ, इसको समझने के लिए हमें स्वर संधि के इन 5 भेदों को समझना होगा। 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो 5 भेद कौन कौन से होते हैं फटाफट से जान लेते हैं। ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं कि पढ़ने के साथ साथ हमें लिखना भी है, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करती हूं। कौन से 5 भेद होते हैं उसे हम लिखेंगे और फिर हम सारे भेदों को एक एक करके जानेंगे। क दीर्घ संधि, नंबर 2 ख गुण संधि, नंबर 3 ग वृद्धि संधि, नंबर 4 घ यण संधि, नंबर 5 आयादी संधि। तो पहले आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे यहां पर कि स्वर संधि के भेद, और फिर लिखेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और पांचों के इस तरह से नाम आप लिखेंगे। जब आप पांचों के नाम लिखेंगे फिर हम पांचों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। और उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्वर संधि में जो हमने कहा था कि स्वरों के मेल से नया परिवर्तन होता है, या स्वरों के मेल से नया जो शब्द बनता है वो किस तरह से बनता है, या फिर कितने तरह से ये शब्द बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये जो भेद है ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे पहले आपने, क्योंकि जब हम व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम हिंदी व्याकरण के जो 4 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से 4 मुख्य भाग हैं व्याकरण के, अगर किसी को पता हो तो फटाफट से चैट के माध्यम से बताइए कि हिंदी व्याकरण के कौन से 4 मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर होता है हिंदी में, हिंदी व्याकरण का, कि व्याकरण के जो 4 भाग होते हैं। पहला भाग वर्ण, दूसरा भाग शब्द, तीसरा भाग पद, चौथा भाग वाक्य। तो इस तरह से हिंदी व्याकरण में 4 भाग होते हैं। तो जब हम इसमें वर्ण यानी कि सबसे पहला जो भाग होता है वर्ण, उसका अर्थ होता है कि जो वर्ण होते हैं ये हम जब उच्चारण करने वाली जो हमारी ध्वनियां होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको और अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता। तो वर्ण हिंदी वर्णमाला हिंदी जो है उसमें वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, एक व्यवस्था इनकी बना देते हैं, तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो जब आप सबसे पहले स्कूल जाना शुरू करते हैं तो आप हिंदी वर्णमाला ही सीखते हैं। अब ये वर्णमाला के अंतर्गत क्या आता है, वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं हमारे अ से अनार, आ से आम, आ ई ई उ ऊ री ए ऐ, और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं क ख ग घ ड़। तो ये सारी चीजें हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आती है, और वर्ण जो होते हैं यही भाषा की हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्णों के 2 भाग होते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। वर्णों के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, स्वर अर्थात जिनकी मात्राएं होती हैं, जिनसे स्वर निकलते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, तो ये इनकी अपनी मात्राएं हैं। और व्यंजन, व्यंजन अर्थात जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं।
जैसे क, तो क को हम, आप जब क का उच्चारण करते हैं क, तो जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें आ का साउंड आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है। ख, ग, घ, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये स्वरों के साथ स्वरों से बोले जा रहे हैं। अगर हम क में आ की मात्रा लगाएं तो का, छोटी की मात्रा लगाएं तो की, बड़ी की मात्रा लगाएं तो की, छोटे उ की मात्रा लगाएं तो कु। तो इस तरह से हमने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। स्वरों में हम जब हमने स्वरों के प्रकार पढ़े, स्वरों के भी हमने इसमें कुछ भेद पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि में हम स्वरों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दीर्घ संधि आती है। तो जब इसमें स्वर के भेदों में आपने पढ़ा होगा ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर, इस तरह के स्वरों को आपने उसमें पढ़ा होगा। तो इन्हीं की सहायता से हम यहाँ पर जो परिवर्तन है, जो मेल है, उसको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर, अर्थात स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ स्वर। आप भी बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क, दीर्घ स्वर। अब इसको पहले आप जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रही हूं, बिल्कुल आप एज इट इज इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके इसको बताऊंगी। तो जैसे जब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर आ, ई, देख पा रहे होंगे अंतर, उ हो जाते हैं। अर्थात जब दोनों तरफ अ, ई, उ आता है तो उसके दूसरी तरफ भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ आए तो क्या होता है, ये दोनों मिलकर आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाते हैं। इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जैसे शास्त्र, धन, अर्थ, दोनों तरफ शास्त्र अ साउंड आ रहा है, इस तरफ भी अ साउंड है, अ शब्द है, अ स्वर है, अर्थ है ना। तो अ, धन, आ मिला है तो यहां पर शास्त्र, धन, अर्थ। तो यहां पर हमने क्या कहा था कि जब अ और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा।
ये हमने कहा था जब अ और अ मिलेंगे तो आ बनेंगे। शास्त्र धन अर्थ अर्थात शास्त्रार्थ, आ की मात्रा लग गई शास्त्रार्थ। ठीक है, इसी प्रकार धर्म अर्थ, तो धर्म जब हम बोल रहे हैं ध, अ का साउंड आ रहा है और फिर अर्थ, यहां पर भी अ का साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रही है और यहां पर भी अ की ध्वनि आ रही है, अर्थ है ना। तो धर्म धन अर्थ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा धर्मार्थ। क्या होगा, धर्मार्थ। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि दोनों मिलकर आ हो गए हैं। तो आपने देखा कि जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अर्थात पहले वाले शब्द का ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ से परे, अर्थात दूसरा जो शब्द है क्रमशः बिल्कुल उसी क्रम में ह ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर आ बड़ी उ हो जाते हैं। तो यहां पर हमने अ का एग्जाम्पल आपको दिया, शास्त्र धन अर्थ शास्त्रार्थ, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं अ धन अ दोनों तरफ अ का साउंड है और दोनों तरफ ही हमारा आ जो है वो बन रहा है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, और क्योंकि थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए संधि पढ़ना शुरुआत में, लेकिन जब आप सारी चीजें इस तरह से पॉइंट वाइज एक एक चीज को आप क्लियर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो साथ के साथ पढ़ने के साथ साथ कॉपी में भी लिखते रहिए और समझते भी रहिए यहाँ पे से। तो आज का जो ये सेशन है हमारा, तो बच्चों आज का जो ये सेशन है हमारा, ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसे हम अपने अगले सेशन में ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।